Hello everybody, welcome back to my YouTube channel, YouTube Demystify, and thank you so much for all your love and comments. And chaliye, as we were continuing with our painting class 11 syllabus, so let's continue with it. And today we are going to go on with chapter 7, Indian bronze sculpture. तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स तो हम लोग कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं. हमने चैप्टर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से पढ़ा था कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस्ड on a mass scale and they were beautifully crafted with all that lost wax process, if you remember that, which I think will come back in this chapter, lost wax process. तो मैं आपको वापस आके ये समझाऊंगी. सो इंडियन ब्रॉन्ज का जो ट्रेडिशन है, इनफैक्ट जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है, वो जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इंडस वैली के टाइम से चली आ रही है, वो आज तक कंटिन्यू होती है. दैट मीन्स दैट द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस दैट टुडे इज प्रैक्टिस्ड इज अप्रोक्सीमेटली 4,000 to 5,000 years old. तो इंडियन स्कल्पचर्स जो थे, उन्होंने ब्रॉन्ज में काम करने की मास्टरी कर रखी है. दे हैव मेड सो मेनी ब्यूटिफुल ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर, मतलब ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड ब्रॉन्ज पीसेस. एंड मतलब द सायर पेरदू और लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जैसे इसको कहा जाता है, वो बहुत पहले इंडस वैली के टाइम से जो सीखा था, आज तक उसको फॉलो किया जाता है. एंड आज तक उसी प्रोसेस से हम लोग ब्रॉन्ज की बहुत सारी जो है वो स्कल्पचर्स मूर्तियां बनाते हैं. तो जब लॉस्ट वैक्स प्रोसेस डिस्कवर हुआ था, मतलब जब से लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाई जा रही है, उसी के साथ एक और चीज डिस्कवर हुई थी, और वो है एलॉयज बनाना. एलॉयज आप जानते हैं कि 2 या 3 या 2 से ज्यादा मेटल्स को एक साथ मिला के कुछ बनाना. जैसे कॉपर और जिंक को, कॉपर जिंक और टिन को मिला के बनता है ब्रॉन्ज. तो इसी तरीके से सबसे पहले इंडस वैली के लोगों ने कॉपर, जिंक और ब्रॉन्ज को पहले तो एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद उनको साथ में मिलाया, और मिलाने के बाद उनकी फिर लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से ब्रॉन्ज मीडियम की मूर्ति बनाई. ठीक है. तो ब्रॉन्ज की हमें बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म सभी रिलीजन से रिलेटेड हमें बहुत सारी स्कल्पचर्स मिल जाती है 2nd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक. मतलब आप सोच सकते हैं कि so many years, 4,000, 5,000 years, इनफैक्ट आज तक भी ऐसी बनाई जाती है. एंड बहुत सारी जो है वो रिचुअल वर्शिप के लिए ज्यादा यूज की जाती थी, मतलब एज मूर्तियां, भगवान की मूर्तियों जैसे इनको यूज किया जाता था पहले. और बहुत एस्थेटिक, बहुत ब्यूटिफुल, द डिटेल्स, द वर्क, द एवरीथिंग जस्ट अमेजिंग. ओके. तो मेटल कास्टिंग की प्रोसेस जो है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, मतलब डेली पर्पसेस के यूजेस के लिए, यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए वगैरह के लिए भी बनने लगी. तो आज भी, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का यूज होता है. डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो की है, वो सबसे पुरानी ब्रॉन्ज स्कल्पचर हम कह सकते हैं, जो 2500 BC अराउंड की है. तो 2500 BCE से अभी चल रहा है 2023 CE. So that is 4,500 years. So just imagine a tradition that is continued for 4,500 years. तो हमने वैसे तो डांसिंग गर्ल के बारे में ऑलरेडी चैप्टर 1 में हम उसकी स्टडी कर चुके हैं. तो वो बहुत छोटी 4.5 इंचेस की एक आर्ट वर्क है. एंड दैमाबाद विच इज इन महाराष्ट्र, वहां से उनको, मतलब सिमिलर जैसे कि डांसिंग गर्ल है, उससे ही मिलती जुलती दैमाबाद महाराष्ट्र से, मतलब 1500 BC मतलब डांसिंग गर्ल से भी और 1000 साल पुरानी डांसिंग गर्ल से मिलती जुलती हमें स्कल्पचर्स ब्रॉन्ज के मिले हैं. एक इंपॉर्टेंट सा स्कल्पचर जो है वो चैरियट, जिसके व्हील्स जो है वो सिंपल सर्कुलर शेप में बनाए हुए हैं, और ड्राइवर या जो ह्यूमन राइडर है वो बहुत ही इलोंगेटेड, लंबा सा बनाया गया है, और बुल जो है वो बोलती एकदम इस तरीके से. आई डोंट नो इफ दे हैव गिवन द इमेज ऑफ दैट चैरियट, नो दे हैव नॉट, बट यू कैन ऑलवेज गो ऑन एंड सर्च इट ऑन द इंटरनेट, क्योंकि उससे क्या होता है कि व्हेन यू सर्च इट ऑन द इंटरनेट ना, आपको वो पिक्चर याद हो जाता है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी एकदम से फिट हो जाता है दिमाग में. ओके. जैन तीर्थंकर की भी बहुत हमें उनके 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो उनकी हमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिले हैं चौसा, बिहार, कुशाना पीरियड के टाइम से. कुशाना पीरियड इज 2nd सेंचुरी CE. तो 2nd सेंचुरी CE का मतलब है कि आज से 1800 ईयर्स पहले, 1800 ईयर्स पहले. तो ये जो ब्रॉन्ज के जितने भी स्कल्पचर्स, ये बताते कि कैसे इंडियन स्कल्पटिंग जो है वो कैसे पहले तो इवॉल्व हुई, क्योंकि हम एक स्टडी करते हैं कि सबसे पहले मोहनजोदारो की स्टडी करते हैं, और वहां से चलते 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 फिर सबसे रिसेंट वालों की जब हम स्टडी करते हैं, तो देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आए उसके बीच में, और कैसे इन्होंने मास्टर करा है ब्रॉन्ज कास्टिंग की इस टेक्निक को.
ओके, तो आदिनाथ या ऋषभनाथ जो कि फर्स्ट तीर्थंकर है, उनको विथ लॉन्ग हेयर लॉक्स ड्रॉपिंग टू हिज शोल्डर्स, अदरवाइज द तीर्थंकर्स आर नोटेड बाय देयर शॉर्ट हेयर। यहाँ पर आपको ओके उनकी इमेज नहीं दी है, तो इट्स अमेजिंग, मतलब ऐसा कुछ मिलना। गुजरात और राजस्थान में जैनिज्म बहुत ही पॉपुलरली फॉलो किया जाता था, और बहुत सारी जैन ब्रॉन्ज की स्कल्पचर्स हमें कोटा बड़ौदा के बाहर के एरिया से मिली है, जो कि 5th और 7th सेंचुरी पुरानी, मतलब आज से वही सब 1000 साल 1300 ईयर्स अगो 1400 ईयर्स अगो, इतने पुरानी है। एंड ये ऑफ कोर्स अगेन लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनी है। और ये जो ब्रॉन्ज है, इनके ऊपर फिर सिल्वर और कॉपर से लाइनिंग की गई है, जिससे कि आंखों के ऊपर उनसे डिटेलिंग करी है, उनके क्राउन्स में जो उन्होंने ताज पहना हुआ है, और टेक्सटाइल्स की डिटेल जो है, क्योंकि मतलब जिनके ऊपर वो बैठे हुए, मतलब इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली अलग अलग उसका। एंड ये बात मैं आपको बताऊं कि गुजरात में और इसमें जो जैन्स थे सॉरी, दे वर वेरी वेरी एफ्लुएंट, बहुत ही रिच थे, बहुत अमीर थे। इनफैक्ट हम जो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग भी पढ़ते हैं ना, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, उसमें भी हमें दिखता है कि पेंटिंग्स में लैपिस लजूली, सोरा, हीरे, जवारात, इस टाइप का यूज तो सिर्फ पेंटिंग्स में हो जाता था। सो जस्ट थिंक ऑफ इट कि कितने अमीर, कितने एफ्लुएंट होते थे। और इसका रीजन ये था कि जैन्स वर ऑलवेज बिलोंग टू द मर्चेंट क्लास इसलिए बिकॉज दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस। सो बिजनेस is something, और स्पेशली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का बिजनेस इज समथिंग विच दे कंसिडर एज टू बी द लीस्ट हार्मफुल, द लीस्ट वायलेंट। तो वो हमेशा क्योंकि उसमें एंगेज रहे, तो दे वर वेरी रिच, वेरी एफ्लुएंट, और ऐसे बहुत ही हैवी, मतलब ऐसे बिल्कुल रेयर ज्वेलरी एंड रेयर क्रिस्टल्स एंड मटीरियल्स का यूज करते थे, टू नॉट ओनली फॉर पेंटिंग्स बट फॉर द ये ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक्स के लिए भी, मतलब ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए भी। सो दे यूज्ड दीज इन आर्ट वर्क्स। ओके, तो बहुत सारे जो है वो पटना म्यूजियम में रखे हुए हैं, और हरियाणा से हमें जैन वो मिले जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह अलग अलग म्यूजियम्स में थ्रू आउट इंडिया उनको डिस्ट्रीब्यूट, हम कह सकते हैं, करा हुआ है। तो गुजरात में ये ब्रॉन्ज कास्टिंग की जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वहां से वो हुई थी 6th और 9th सेंचुरीज के बीच में, ठीक है। एंड मतलब इससे पता चलता है कि मतलब नहीं, कहने का मतलब है कि जो हमें अकोटा से जो जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है, उससे पता चलता है कि गुजरात में 6th और 9th सेंचुरीज के बीच में काफी फेमसली पॉपुलरली मास स्केल पे ब्रॉन्ज कास्टिंग लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का होता था। जितने बहुत ज्यादातर जो जैन तीर्थंकर की हमें इमेज मिली है, जैसे महावीर, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, वो जो है उसमें एक नया फॉर्मेट उन्होंने क्या वो करा था, एक नया स्टाइल था कि जिसमें तीर्थंकर जो है वो एक थ्रोन पे यानी एक राज गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, या तो वो एक अकेले ही बैठे हुए दिखा सकते हैं, या फिर पूरे 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, या फिर 2-3 तीर्थंकर एक साथ दिखाते हैं। फीमेल इमेजेस भी उनके आसपास दिखती है, यक्षिणीज या शासन देवी का भी कॉन्सेप्ट जैनिज्म में है बहुत। कुछ प्रोमिनेंट तीर्थंकरों की शासन देवी के साथ भी उनको दिखाया जाता है। ओके, जैसे कि चक्केश्वरी इज द शासन देवी ऑफ आदिनाथ भगवान, तो चक्केश्वरी देवी जो है वो आदिनाथ भगवान की शासन, या फिर अंबिका देवी इज द शासन देवी ऑफ नेमिनाथ। तो नेमिनाथ भगवान या आदिनाथ भगवान के साथ उनकी शासन देवी के साथ उनको बनाया हुआ है, इस तरीके से बिल्कुल राजगद्दे पर बैठे हुए। बहुत सारी बुद्धा की जो स्टैंडिंग इमेजेस है, जिसमें राइट हैंड उनका अभय मुद्रा में, अगर आपको याद हो तो ये हमने चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है, द गांधार स्कूल, और वो वाले जो सीटेड बुद्धा कात्रा माउंड और सीटेड बुद्धा सारनाथ, तो उसमें हमें दिखता है कि एक हाथ बुद्धा का राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा में जैसे कि आशीर्वाद दे रहे हो। तो ये वाला जो इस टाइप के कि बुद्धा बैठे हुए एक हाथ अभय मुद्रा में, ये नॉर्थ इंडिया स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह इन जगहों पे काफी फेमस था, ठीक है, 6th, 5th, 7th सेंचुरीज के बीच में। तो the संगठी और the monk's robe is wrapped to cover the shoulders which turn over the right arm। तो हम इमेजेस पर मतलब देख चुके हैं ऑलरेडी उस चैप्टर में कि किस तरीके से एक आर्म पूरा संगठी से कवर्ड है, शोल्डर जो है अक्रॉस बॉडी वो जा रहा है, और एक हाथ अभय मुद्रा में।
तो उसमें हमें यहाँ तक कि जो कपड़े हैं, कपड़ों की प्लीट्स तक बहुत ही क्लियरली ब्यूटिफुली बनाई हुई दिख रही है। तो ड्रेपरी फॉल्स एंड स्प्रेड्स इनटू वाइट कर्व एट द लेवल ऑफ द एंकल्स। तो बुद्धा का जो फिगर है वो बहुत ही सटल मैनर में, बहुत ही सोफिस्टिकेटिकली बनाया गया है, ये सजेस्ट करते हुए कि कपड़ा कितना पतला है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो कितनी क्वालिटी, कितनी डिटेल के साथ उनको इमेज बनाई गई होगी कि कपड़े का पतलापन तक ब्रॉन्ज फिगर में दिख रहा है। एक मेटल की मूर्ति में ऐसा दिख रहा है कि जैसे कपड़ा बहुत ही पतला है। सो टू अचीव समथिंग लाइक दैट, एक कपड़े की ट्रांसपेरेंसी और डेलिकेसी को अचीव करना इन अ मीडियम लाइक ब्रॉन्ज इज, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। तो बहुत ही ब्यूटीफुली हमें यहाँ दिख ही रहे इमेजेस। जस्ट लुक एट देम, हाउ ऐसा लग रहा है कि बस इन्हें देखते रहो, हाउ ब्यूटिफुल, अमेजिंग। मतलब ऑल ऑफ दीज, जस्ट देखिए द वर्क दैट हैज बीन डन ऑन देम। एंड दिस नटराज, एंड आई हैव सीन दिस इन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, एंड इट्स ब्यूटिफुल। मतलब इट्स breathtaking beautiful. I can't take my eyes off them. Literally couldn't take my eyes off them. Okay. तो फिगर जो है वो काफी यूथफुल सा लग रहा है। मतलब ये जो हम देख रहे हैं कि जो पेंटिंग बनाई जाती थी 2nd सेंचुरी सी वगैरह में, कुषाण पीरियड में, गांधार स्कूल में, उसी को उन्होंने ब्रॉन्ज फिगर में भी कन्वर्ट करके वैसा के वैसा बुद्धा का बनाया है। एक हाथ अब है मुद्रा में और कपड़ा शोल्डर पे और इस तरीके से। तो वही हमें ब्रॉन्ज स्टाइल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया ही हुआ है बुक में कि कुषाण स्टाइल के कंपैरिजन में। तो टिपिकल ब्रॉन्ज में, जो कि धनेसर खेरा उत्तर प्रदेश से थी, फोल्ड्स को मथुरा स्टाइल में ट्रीट करा हुआ है। मतलब बिल्कुल फोल्ड्स करे हुए हैं और एकदम पतला कपड़ा दिखाया, जैसे कि वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो और एकदम गिरते हुए फोल्ड्स। और यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है बिकॉज इनकी इमेजेस नहीं दी हुई है, बट ऑलवेज गाइज यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, चेक आउट, सर्च फॉर दीज इमेजेस, बुद्धा ब्रॉन्ज फिगर्स फ्रॉम दिस सेंचुरी, एंड आपको इतनी जल्दी मैटर लर्न होगा, आपको पूरा पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम। आई एम टेलिंग यू, जैसे इसमें गारंटी, आपको मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पूरा देख के आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। सो लाइक इसमें एग्जाम्पल दिया है कि बुद्धाज इमेज एट सुल्तानगंज। तो आप यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, चेक बुद्धा इमेज एट सुल्तानगंज एंड यू विल सी द ब्रॉन्ज फिगर। अब वकाटका की जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी जो उन्होंने बुद्धा के ऊपर ही बनाई थी, वो फोफनर महाराष्ट्र से थी और गुप्ता पीरियड के ब्रॉन्ज स्कल्पचर से कंटेम्प्रेरी थी। कंटेम्प्रेरी का मतलब जब दो चीजें एक साथ होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी एंड जो बाइडेन आर कंटेम्प्रेरीज, क्योंकि जिस समय पे नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसी समय पे जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया कंटेम्प्रेरीज, मतलब 2 persons और 2 things in the same position at the same time. ओके, तो वो अमरावती स्टाइल ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश साउथ की स्टाइल का इन्फ्लुएंस बुद्धा की इमेजेस में हमें उसमें देखने को मिलता है। और बुद्धा की रोब का ड्रेपिंग स्टाइल बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आप मतलब बुद्धाज राइट हैंड इन अभय मुद्रा इज फ्री, तो अब क्या रहा है कि कपड़ा जो है गुट बन के, मतलब उसके फोल्ड सब बहुत पास पास खिचड़ी जैसा वो बन गया एक तरीके से राइट तरफ उनकी। तो रिजल्ट ये है कि कंटिन्यूस फ्लोइंग लाइन दिखती है एक साइड ऑफ फिगर में। तो और एक तरफ से लेफ्ट हैंड से बुद्धा ने जो है वो कपड़े को पकड़ रखा है, तो इस वजह से वो एकदम से कर्व और टर्न सा बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमें, अब देखिए हम कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें स्टडी करते हैं, क्योंकि जब हम आर्ट वर्क को स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, तो हमें उसकी छोटी से छोटी चीजें, आईज कैसे शेप की बनी, आईब्रोज कैसे शेप की बनी है, सब स्टडी करना पड़ता है। क्या मटेरियल्स है, उसका रीजन ये है कि वो हमें इस्टेब्लिश करता है टाइम पीरियड क्या है, उससे इस्टेब्लिश होता है कि वो किसके अंडर बनाई गई है, ये सारी चीजों के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम छोटी से छोटी डिटेल को पढ़े और छोड़े ना। अच्छा, ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जो है, आई थिंक आई कंप्लीट द चैप्टर फर्स्ट, एंड उसके बाद मैं आपको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2-3 पेजेस, एंड उसके बाद मैं आपको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस समझाऊंगी। वैसे मैं आपको ऑलरेडी ये एक बार चैप्टर नंबर 1 में समझा चुकी हूँ, इट्स वेरी इजी। अच्छा, एक बात जो गुप्ता और वकाटका के ब्रॉन्ज फिगर्स में हमें देखने को मिलती है कि वो पोर्टेबल थे। पोर्टेबल इन द सेंस उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता सकता था। तो गुप्ता और वकाटका के पीरियड के जो ब्रॉन्ज फिगर्स बने वो हमें दूर दूर पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए मिल रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, ओवरसीज
मतलब पूरे दुनिया में वो ब्रॉन्ज फिगर्स बुद्धा के जो है वो स्प्रेड हुए मिल रहे, क्योंकि वो पोर्टेबल थे ब्रॉन्ज फिगर्स। मतलब साइज में छोटे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट इजीली करा जा सकता है, इस तरीके से किसी चीज से अटैच नहीं होंगे, फ्री होंगे, फ्रीली स्टैंडिंग या सिटिंग होंगे। ओके, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर रीजन में भी ब्रॉन्ज के इमेजेस बने हैं बुद्धा के, हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस के, और ज्यादातर ये 8th 9th और 10th सेंचुरीज में बनाए गए हैं। एंड उनका जो स्टाइल है बनने का वो बाकियों से काफी अलग है। ठीक है, एक जो है वो है विष्णु के इमेजेस का बनना। तो 4 हेडेड विष्णु, ऑल्सो नोन एज चतुर्नान और वैकुंठ विष्णु, वॉज वर्शिप्ड इन दीज रीजन्स। तो अब इन रीजन्स में एक वैकुंठ विष्णु मतलब जिनके 4 सर थे, तो एक बहुत ही अलग सा यहाँ पे हमें स्टाइल देखने को मिल रहा है रिप्रेजेंटेशन का। ओके, तो सेंट्रल फेस जो है वो वासुदेव को वो करता है, बाकी 2 फेस नरसिम्हा और वराह अवतार को देता है। तो इस तरीके से नरसिम्हा अवतार और महिषासुर मार्दिनी दुर्गा, उनकी इमेजेस हिमाचल प्रदेश में मतलब बहुत ही सुंदर ब्रॉन्ज का काम इस तरीके से किया हुआ है कि बीच के विष्णु जो है उनको 3 4 2 6 इस तरीके से दिखाया गया है। एक वासुदेव का, एक नरसिम्हा अवतार है और एक वराह अवतार है। तो विष्णु की अलग अलग अवतारों से उनको एक ही उसमें उनके फेस के साथ भी दिखाया गया है। अब सेंटर्स लाइक नालंदा, अच्छा नालंदा आप सभी को पता होगा कि एक यूनिवर्सिटी थी उस समय की, एंड इट वॉज वेरी ह्यूज, वेरी फेमस। मतलब जैसे आज है ना, जैसे लोग करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई और यूनिवर्सिटी, ऐसे जिस तरीके से उसके बारे में बोलते हैं, तो उसी तरीके से उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे एशिया के पूरे लोग आउट ऑफ मतलब पूरे ग्लोब से लोग आते थे पढ़ने के लिए, एंड द एजुकेशन एंड ऑल वॉज वेरी वेरी गुड थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही वो थी, एंड इट वॉज अ स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज कास्ट। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज कास्टिंग का एज अ स्टडी, एज अ स्कूल जो है वो अराउंड 9th सेंचुरी में डेवलप हुआ, जब पाला डायनेस्टी का रूल चला था बिहार और बंगाल के रीजन में। तो कुछ सेंचुरीज का गैप हुआ, और स्कल्पचर्स जो कि कुरुखीहर में थे नालंदा के पास में, वो अपना गुप्ता पीरियड का क्लासिकल स्टाइल जो वो रिवाइव कर पाए थे, तो कुछ समय के बाद ही। ओके, एक बहुत ही रिमार्केबल सा ब्रॉन्ज का है, इज अ 4 आर्म्ड अवलोकितेश्वर। ओके, एंड it Avalokiteshwar, which is a good example of a male figure in a graceful त्रिभंगा posture. अब ये त्रिभंगा posture जो है, worship of female goddesses was adopted, which is part of the growth of the वज्रयान phase in Buddhism. तो वज्रयान phase का मतलब होता है कि बुद्धिज्म में पहले जो था वो फीमेल्स अलाउड नहीं थी, और ये चीज आप अपने 11th के चैप्टर में आई थिंक भक्ति सूफी वाले चैप्टर में हो सकता है पढ़ेंगे, बट समवेयर या फिर बुद्धा के आई थिंक चैप्टर 3 या 4 में, बट यू स्टडी दिस कि सब कैसे मतलब बुद्धिज्म में पहले विमेन अलाउड नहीं थी, फिर बुद्धा के एक बहुत ही फेवरेट डिसाइपल ने बुद्धा से रिक्वेस्ट की विमेन की एंट्री करवाई। आई थिंक फर्स्ट फीमेल जो एंट्री थी वो बुद्धा की मदर थी, माया। ओके, तो उसमें वो एक थ्रोन पे बैठे हुए हैं जो फीमेल है, और वो एक ग्रोइंग कर्विनीले लोटस मतलब एक कमल के फूल के साथ आसपास ऐसे अभय मुद्रा में बैठे हुए, इस तरीके से उनको जो है वो ब्रॉन्ज फिगर के थ्रू दिखाया जाता है। तो बेसिकली आप जब पढ़ रहे हैं आप समझ रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है। अच्छा, आपको लगता होगा कि मैं तो बहुत ऐसे वीडियोस में 2-3 वीडियोस में बोल चुकी हूँ एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है, तो ये एक्चुअली में है। देखिए, यहाँ पे ना तो कोई टेक्निक बताई जा रही है, ना पीछे की कोई स्टोरी बताई जा रही है, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि कैसे ब्रॉन्ज फिगर बने और वो कैसे शेप में, कैसे साइज में, कब बने, क्या बने। सो ऑल ऑफ दीज things are basically points that you need to remember. Okay, समझने explanation वाला पार्ट बहुत ज्यादा आपको नहीं है कि अच्छा you have to understand it, no. तो this is more like the factual theory. अभी जो ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक है बहुत ही पुरानी है, मैं आपको ऑलरेडी ईयर्स बता चुकी हूँ, और बहुत मतलब एक हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पहुंच गई थी वो साउथ इंडिया में एक मेडिवल पीरियड के टाइम पे। तो 2 पल्लवा पीरियड्स के टाइम पे भी ब्रॉन्ज कास्टिंग होती थी 8th और 9th सेंचुरी में। कुछ बहुत ही सुंदर और एक्सक्विजिट स्टैचूज जो थी वो चोला पीरियड के टाइम होती थी तमिलनाडु में 10th से 12th सेंचुरी तक। तो टेक्निक और आर्ट जो थी ब्रॉन्ज इमेजेस बनाने की वो
आज भी साउथ इंडिया में उसी तरीके से लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के उससे हो की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, और इसे कहा जाता है कुंभकोणम. The distinguished patron during the 10th century was the widowed Chola queen Sembian Mahadevi. तो सेम्बिया महादेवी की अगर आपने पोनी सेल्वन जो मूवी है उसमें आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें सेम्बियन महादेवी, बट आई हैव रेड दिस नेम समवेयर सेम्बिया महादेवी रिसेंटली. तो चोला ब्रॉन्जेस जो है वो ज्यादातर मतलब यू नो आज के टाइम में तो पूरे ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में आर्ट लवर्स जो है उन्होंने यू नो एग्जीबिशंस एंड ऑक्शंस के थ्रू उनको खरीद लिया है. पल्लवा पीरियड के ब्रॉन्जेस जो थे 8th सेंचुरी के इज द आइकन ऑफ शिवा सीटेड इन अर्ध पर्यनक आसन, वन मुद्रा जेस्चर. ठीक है, अर्ध मीन्स हाफ, पर्यनक आसन दैट इज वन लेग केप्ट डैंगलिंग. तो एक पैर जो था वो नीचे जमीन पे डैंगल करा था और दूसरा पैर जो था फोल्ड करके रखा हुआ था. राइट हैंड जो है वो अचमन मुद्रा जेस्चर में है, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि वो अभी पॉइजन पीने वाले. तो अचमन मतलब एक हाथ ऊपर इस तरीके से मुंह के आगे से, जैसे कि वो उससे कुछ पीने वाला है. शिवा का सबसे फेमस जो ब्रॉन्ज कास्टिंग का रूप है वो है नटराज का, जो कि पूरा डेवलप होके सबसे अपने बेस्ट फॉर्म में आया है चोला पीरियड के टाइम पे. और बहुत सारे वेरिएशंस हुए हैं तब से, लेकिन चोला पीरियड को जो था वो एक हम उसको एक स्टेबल मान लेते हैं. शिवा के बहुत यू नो मतलब थंजावुर रीजन ऑफ तमिलनाडु वगैरह में एक आइकोनोग्राफी पूरी डेवलप हुई अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग जेस्चर्स में. 9th सेंचुरी कल्याण सुंदरम मूर्ति is highly remarkable for the manner in which Panni Grahant ceremony of marriage is represented by two separate statuettes. तो शिवा जो है उनको मतलब दो सेपरेट एक मैरिज की शादी की वो करती हुई है, जिसमें दो अलग अलग स्टैचू से शिवा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. शिवा जो है वो उनके एक राइट हैंड जो है वो एक्सटेंड होते हुए पार्वती का हाथ पकड़ते हुए एक्सेप्ट करते हुए दिखाया गया है, और पार्वती जो है वो एक पैर अपना आगे की तरफ बढ़ाते हुए. तो बेसिकली वही सीन की जैसे दूल्हा दुल्हन को मंडप में लेते हुए एक्सेप्ट करते हुए दूल्हा हाथ आगे बढ़ा रहा है, दुल्हन हाथ पकड़ते हुए और एक पैर आगे रखते हुए, वेरी आइकॉनिक सीन है. तो इस तरीके से शिव और पार्वती की ब्रॉन्ज फिगर्स काफी वो है. ठीक है, एंड काफी ही ब्यूटीफुल सा एक्सप्रेशन, खुशी का एक्सप्रेशन है. तो शिव और पार्वती का जो यूनियन है ये बहुत ज्यादा अर्धनरीश्वर मूर्ति की तरह बनाया गया है. अर्धनरीश्वर मूर्ति मतलब एक ही सिंगल इमेज में दोनों शिव भी और पार्वती भी. तो अर्धनारीश्वर तो आई थिंक आज भी बहुत फेमस है, आप सभी को पता ही होगा कि हम जब भी अर्धनारीश्वर बनाते हैं तो हाफ तरफ शिवा को बनाते हैं, हाफ तरफ जो है वो पार्वती को बनाते हैं. ओके, और पार्वती के भी इंडिपेंडेंट बहुत वो हमें देखने को मिले कि पार्वती त्रिभंगा पोज में बैठे हुए हैं. तो मतलब शिव के भी पार्वती के भी. तो कहने का मतलब ये है कि एक तो द टेक्निक, द ब्यूटी, द डिटेलिंग, द थीम्स, इतनी थीम्स पे मतलब जो उन्हें लगा कि विज ऑफ इम्पोर्टेंस, रिलीजन हो, इम्पोर्टेंट डीटीज हो, उन सभी का ब्रॉन्ज फिगर्स देखने को मिलता है. दैट मीन्स इट वॉज ऑन दैट लेवल कि जिस चीज का चाहिए वो फटाफट से उसका एक ब्रॉन्ज फिगर बना देते थे. ओके, 16th सेंचुरी के टाइम पे जो विजयनगर पीरियड था आंध्र प्रदेश में, स्कल्पचर ने पोर्ट्रेट स्कल्पचर के एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो इस मतलब रॉयल पेट्रन की उसको वो कर सके कि हाँ रॉयल्स जो कि कमीशन करते हैं आर्ट वर्क को, उनकी पोर्ट्रेट्स बनाई जा सके, उन रॉयल्स का फोटो कैप्चर हो सके. ओके, तो एट तिरुपति लाइफ साइज स्टैंडिंग पोर्ट्रेट स्टैचूज वर कास्ट इन ब्रॉन्ज. आप सोच सकते हैं कि ब्रॉन्ज की लाइफ साइज मतलब जितने होते हैं 5 फीट 6 फीट इतनी बड़ी बड़ी ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनी हुई हैं ब्रॉन्ज में, जो कि कृष्णदेवराय वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एम्परर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, मोस्ट लव्ड. और उनकी 2 क्वींस तिरुमलंबा और चिन्ना देवी. तो स्कल्पचर ने अपनी फेशियल फीचर्स और उनकी लाइकनेस को भी कंबाइन करा. फेशियल फीचर्स भी कृष्ण देवराय से जो थे वो मिलते जुलते हैं. द स्कल्पचर हैज कंबाइंड द लाइकनेस फेशियल फीचर्स एंड सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ आइडियलाइजेशन. तो कहीं कहीं पे आइडियलाइजेशन मतलब आर्टिस्ट ने जो स्कल्पचर है उसने अपने हिसाब से भी थोड़ा सा मूर्ति को सुंदर बना के कुछ फीचर्स में हमें आइडियलाइजेशन, स्टाइलाइजेशन दिखता है और कुछ फीचर्स बहुत ही मिलते जुलते हैं. तो मतलब इट्स क्या ही बोलो, उस टाइम पे हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आजकल की किसी चीज की स्टडी की बात कर रहे हैं, राइट? तो पूरा टोटल न्यू फिगर इज वेरी ब्यूटिफुल, इट्स आइकॉनिक
and the standing king and queens are depicted in praying posture, that is both hands handed नमस्कार मुद्रा. तो विद दिस हमारी चैप्टर इज खत्म. इट वॉज अ शॉर्ट स्वीट चैप्टर, छोटा सा है, बहुत ज्यादा है भी नहीं. अब हम जो बात कर रहे थे वो है, एक तो पहले कर लेते हैं नटराज की. शिवा को कॉस्मिक वर्ल्ड का एंड. तो शिवा इज ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द बैलेंसर एंड ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर. ओके, तो जब शिवा का जो नटराज पोजिशन है कि वो डांसिंग के फॉर्म में, ये वाला जो आपको दिख ही रहा है, दिस इज द वन जब शिवा बहुत गुस्से में, और गुस्से में शिव जो है वो तांडव कर रहे हैं. तो ये चोला पीरियड का एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जिसमें शिवा जो है वो एक ही पैर पे अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और अपने अपस्मरा को सप्रेस कर रहे हैं. और मतलब यू नो उसी पैर से, मतलब आप देख सकते हैं जिस पैर से बैलेंस कर रहे हैं वो उसी पैर से घमंड और माफी ना देना, भूल जाना, इन सब चीजों, ऐसी बुरी आदतों का नाश कर रहे. इस तरीके से उनको दिखाया हुआ है. एंड लेफ्ट लेग इन भुजंग त्रसित डांस. तो ये भुजंग त्रसिता की मुद्रा में अपने आप को वो इस तरीके से ले आते हैं, जो कि तिरुभव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है वेल और माया और इल्यूजन का हटाना. तो मतलब ये तिरोभाव, तो ये जो उन्होंने पैर रख रखा है उसको दबा रहे डीमन को, ये यही है कि आप अपने घमंड को, इग्नोरेंस को भगा रहे हो, उसको जैसे खत्म कर रहे हो, उसको मार रहे हो. उनके चारों आर्म्स जो है वो चारों डायरेक्शंस में स्ट्रेच्ड है. उन्होंने एक हाथ में डमरू पकड़ रखा है, एक हाथ में शंख पकड़ रखा है, और दो हाथ जो है वो फिर एक डोल हस्ता में, इस पोस्चर को कहा जाता है डोल हस्ता ऑफ द एंड. इस तरीके से उन्होंने करा हुआ है. एंड इट कनेक्ट्स टू द अभय हस्त ऑफ द राइट हैंड. सो ये ऊपर वाला जो है दैट इज द अभय हस्ता एंड नीचे वाला इज द ढोल हस्ता. तो ये जैसे कंबाइन होता है, और उनके ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं ये सब, ये उनके बाल है एक्चुअली, इतने लंबे उनके बाल दिखाए गए. और ये आसपास जो है वो पूरा फायर है. फायर मतलब ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे बहुत गुस्से में. सो दिस वाज ऑल अबाउट नटराज. इफ यू कम टू द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, बहुत ईजी है. लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में सबसे पहले बी वैक्स लिया जाता था, या थोड़ा उससे बड़ा हो तो प्रेफरेबल हो. फिर उस वैक्स को, बीज वैक्स क्योंकि सॉफ्ट होता था, स्कल्प किया जा सकता था, उस वैक्स को ऐसे शेप में डालते थे जिस शेप की हमें ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाना है. ओके, फिर उसको ठंडा होने देते थे. फिर हम क्या करते थे, वो वैक्स जो है उसके ऊपर क्ले की एक कवरिंग करते थे, लेकिन हमारी ब्राइड के लिए एक छोटा सा हिस्सा उसमें छोड़ देते थे. तो अंदर हनी है जो कि एक शेप में दे रखा है, उसके ऊपर स्टोन का कवर है. लेकिन लड़की ना कुछ बोल रही है, ना ऑर्डर कर रही है, कुछ भी नहीं. उसका रीजन क्या है,